हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 143 तक कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट। अब इस वीडियो में हम सेक्शन 144 से पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सेक्शन 144 क्या है। सेक्शन 144 के अंदर उन सेवाओं का उल्लेख किया गया है जो एक कंपनी का अंकेशक कंपनी को अथवा सूत्रधारी या सहायक कंपनी को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान नहीं कर सकता। क्योंकि स्टूडेंट साफ लिखा हुआ है अंकेशक द्वारा प्रदान ना की जाने वाली सेवाएं। और यदि अंकेशक इन सेवाओं को प्रदान करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो वो कौन कौन सी सेवाएं हैं स्टूडेंट जिसे एक अंकेशक प्रदान नहीं कर सकता। लेखांकन व पुस्तपालन सेवाएं, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। आंतरिक अंकेषण की सेवाएं, इंटरनल ऑडिट की सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता। किसी वित्तीय प्रणाली का डिजाइन एवं उसे लागू करने की सेवाएं, यानी कि किसी फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करना, डेवलप करना और उसे इम्प्लीमेंट करने की सेवाएं। बीमांकित सेवाएं यानी कि इंश्योरेंस सर्विसेज। विनियोजन परामर्शी सेवाएं यानी कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। विनियोजन बैंकिंग सेवाएं यानी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। बाहरी स्रोत वाली वित्तीय सेवाएं यानी कि आउटसोर्सिंग फाइनेंसिंग सर्विसेज। प्रबंधक सेवाएं यानी कि मैनेजरियल सर्विसेज एवं अन्य प्रकार की निर्धारित सेवाएं यानी कि अन्य एनी अदर स्पेसिफाइड सर्विसेज, यानी कहने का मतलब जो डिसाइड की गई हैं कंपनी लॉ में, वो एक अंकेशक किसी कंपनी को प्रदान नहीं कर सकता। यदि अंकेशक ये सेवाएं प्रदान करता है स्टूडेंट तो उसे क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि किस धारा में उन सेवाओं का उल्लेख किया गया है जिसे एक अंकेशक प्रदान नहीं कर सकता। तो धारा 144। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं आगे धारा 145 सेक्शन 145। सेक्शन 145 क्या है स्टूडेंट। अंकेशक द्वारा अंकेषण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना, ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि इस धारा के अनुसार एक अंकेशक का कर्तव्य है स्टूडेंट कि वो अपने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अंकेषण प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट पर क्या करे, हस्ताक्षर करे, साइन करे। साथ ही साथ उन दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर करे या उन प्रलेखों पर भी हस्ताक्षर करे जिन पर हस्ताक्षर करना धारा 141 की उपधारा 2 के अनुसार क्या है, आवश्यक है। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि सेक्शन 145 के अकॉर्डिंग एक अंकेशक का यह कर्तव्य है कि वह अपने द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले अंकेषण प्रतिवेदन पर क्या करे, हस्ताक्षर करे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 146 की स्टूडेंट। अंकेशकों का कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित होना, ऑडिटर्स टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, सेक्शन 146। स्टूडेंट हम ये जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक अंकेशक का ये अधिकार है कि उसे वार्षिक साधारण सभा एनुअल जनरल मीटिंग से संबंधित सभी नोटिस एवं सूचनाएं क्या है, प्राप्त करने का अधिकार है। अर्थात एक कंपनी का ये कर्तव्य है कि वह वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सभी सूचनाएं और नोटिस जो हैं वो अंकेशक को भेजे। साथ ही साथ अंकेशक का भी यह कर्तव्य है कि वह उस वार्षिक साधारण सभा में अगर उसे मुक्त नहीं किया गया है तो स्वयं उपस्थित हो अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को क्या करे, उपस्थित करे, जो उस कंपनी का अंकेशक बनने के क्या है, योग्य है। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि सेक्शन 146 के अकॉर्डिंग एक कंपनी को वार्षिक साधारण सभा से संबंधित सभी नोटिस व सूचनाएं अंकेशक को भेजनी चाहिए। और अंकेशक का भी यह कर्तव्य है कि यदि उसे मुक्त नहीं किया गया हो तो वह स्वयं उस साधारण सभा में क्या हो, उपस्थित हो अथवा अपने अधिकृत या फिर किसी अधिकृत व्यक्ति को अपनी ओर से क्या करे, उपस्थित करे, जो उस कंपनी का अंकेशक बनने के क्या हो,
योग्य हो। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है। तो सेक्शन 145 और सेक्शन 146 स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 147, उल्लंघन के लिए सजा, यानी कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। देखिए स्टूडेंट, यदि कोई कंपनी, इस धारा के अनुसार अपन बात करते हैं कि यदि कोई कंपनी, सबसे पहले अपन कंपनी की बात करेंगे स्टूडेंट। यदि कोई कंपनी धारा 139 से लेकर 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो स्टूडेंट अपन ने ये सारी धाराएं पढ़ ली है कंपनी लॉ की, और आपको ये धाराएं याद होनी चाहिए कि किस धारा के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है। जैसे कि धारा 139 अंकेशकों की नियुक्ति एवं पुनर्नियुक्ति से संबंधित है। धारा 140 अंकेशक का निष्कासन तथा पदत्याग से संबंधित है। धारा 141 अंकेशकों की पात्रता, योग्यताएं एवं अयोग्यताओं से संबंधित है। धारा 142 अंकेशकों के पारिश्रमिक से संबंधित है। धारा 143 में अंकेशक के अधिकार एवं कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 144 अंकेशक द्वारा प्रदान न की जाने वाली सेवाओं का उल्लेख किया गया है। धारा 145 अंकेशक द्वारा अंकेषण प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करना, इससे संबंधित है। धारा 146 अंकेशकों का कंपनी की वार्षिक साधारण सभा में उपस्थित रहना, इससे संबंधित है। तो स्टूडेंट कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, या मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताइए कौन सी धारा में किस बात का उल्लेख किया गया है। तो ये आपको याद करनी है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब अपन बात करते हैं उल्लंघन के लिए सजा, कि यदि कोई कंपनी धारा 139 से लेकर 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उसको क्या सजा दी जाएगी। तो अपन बात करते हैं कि यदि कंपनी द्वारा धारा 139 से लेकर 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है तो कंपनी पर 25,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि कोई कंपनी इन धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उस पर मिनिमम 25,000 से लेकर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ कंपनी के प्रत्येक अपराधी अफसर को भी 1 वर्ष के कारावास की सजा अथवा रुपए 10,000 तक का जुर्माना अथवा दोनों ही दिए जा सकते हैं। तो ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि कोई कंपनी धारा 139 से लेकर 146 तक के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो उस कंपनी के ऊपर 25,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ उस कंपनी के प्रत्येक अपराधी अफसर के ऊपर अफसर को 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है, यानी कि किसी भी उस कंपनी के ऑफिसर को जिसने क्या किया है, अपराध किया है, उसको 1 वर्ष के कारावास की सजा अथवा रुपए 10,000 का जुर्माना अथवा दोनों ही क्या किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। तो ये अपन को याद रखना है। अब बात करते हैं कि यदि कोई अंकेशक यानी कि ऑडिटर धारा 139, धारा 143, धारा 144 और धारा 145, तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि यदि कोई अंकेशक धारा 139, धारा 143, धारा 144 और धारा 145, ये आपको याद रखनी है कि ये कौन कौन सी धाराएं हैं स्टूडेंट। तो यदि कोई अंकेशक इन 4 धाराओं का उल्लंघन करता है, भाई कंपनी तो यदि सभी धाराओं का उल्लंघन करती है तो क्या है, सजा के लिए पात्र है, लेकिन अंकेशक यदि इन 4 धाराओं का उल्लंघन करता है तो उस पर 5,000 से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अंकेशक पर कितना स्टूडेंट,
5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। और यदि अंकेशक ने ऐसा उल्लंघन जानबूझकर किया है स्टूडेंट, तो उसे 1 वर्ष के कारावास एवं रुपए 1,00,000 रुपए से 25,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो याद रखना है स्टूडेंट, यदि कोई अंकेशक इन धाराओं का उल्लंघन जानबूझकर नहीं करता है, यदि अंकेशक इन धाराओं का उल्लंघन जानबूझकर नहीं करता है, तो उस पर 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। और यदि कोई अंकेशक इन धाराओं का उल्लंघन जानबूझकर करता है, तो उसे 1 वर्ष का कारावास और उस पर 1,00,000 रुपए से लेकर 25,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो ये अपन को याद रखना है स्टूडेंट। दूसरी चीज अपन को ये भी याद रखनी है कि यदि किसी अंकेशक को इस धारा के अंदर दंडित किया जाता है, यानी कि किसी अंकेशक के ऊपर ये सिद्ध हो चुका है कि भाई उसने ऐसा उल्लंघन किया है, तो भाई वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि ये साबित हो जाए कि अंकेशक ने ऐसा उल्लंघन किया है, तो वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। अंकेशक को अपना पारिश्रमिक कंपनी को लौटाना होगा। यानी कि अगर ये साबित हो जाता है, साफ लिखा हुआ है स्टूडेंट, जहां एक अंकेशक उपधारा 2 के अंतर्गत, यानी कि जो अभी अपन ने पढ़ी थी, के अंतर्गत दंडित हो, तो वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा। अंकेशक को अपना पारिश्रमिक कंपनी को क्या करना होगा? लौटाना होगा। अंकेशन प्रतिवेदन में दिए गए अशुद्ध तथा भ्रामक कथनों एवं विवरणों के फलस्वरूप कंपनी, संवैधानिक निकाय अथवा अधिकारियों को उत्पन्न हुई हानि की क्षतिपूर्ति के लिए भी बाध्य होगा। यानी कि एक तो उसे अपना रेम्यूनरेशन कंपनी को वापस रिटर्न करना होगा, साथ ही साथ उसके द्वारा दिए गए कथनों, विवरणों और भ्रामक तथ्यों के कारण कंपनी को, संवैधानिक निकाय और अधिकारियों को जो भी नुकसान हुआ है उसे उसकी क्षतिपूर्ति करनी होगी। और यदि ऐसा प्रतिवेदन, यानी कि इस तरह का भ्रामक प्रतिवेदन जो है या अशुद्ध प्रतिवेदन किसी फर्म द्वारा दिया गया हो, तो हानि की पूर्ति उस अंकेशन फर्म एवं साझेदारों द्वारा की जाएगी। ऐसे साझेदार व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे और यह सजा उसी तरीके से दी जाएगी जो कपट संबंधित धारा 447 में क्या है? निहित है। तो स्टूडेंट, आपको इतना समझना है, वापस एक बार देख लीजिए कि यदि कंपनी इन सभी धाराओं का उल्लंघन करती है, यानी कि इन सभी धाराओं के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी के ऊपर 25,000 से लेकर 5,00,000 तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही साथ कंपनी के प्रत्येक अपराधी अफसर को 1 वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है, अथवा उस पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है, अथवा उसे दोनों ही सजा दी जा सकती है, यानी कि उसे कारावास और जुर्माना दोनों सजाओं से दंडित किया जा सकता है। यदि अंकेशक की बात की जाए तो उसने यदि धारा 139, 143, 144 और 145 का उल्लंघन किया है, तो उस पर, और ऐसा उल्लंघन यदि उसने जानबूझकर नहीं किया है, तो उस पर 5,000 से लेकर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। लेकिन ऐसा उल्लंघन यदि उसने जानबूझकर किया है स्टूडेंट, तो उसके ऊपर उसको 1 वर्ष का कारावास और 1,00,000 रुपए से लेकर 25,00,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। और यदि किसी अंकेशक को दंडित किया जाता है, तो उसे अपना पारिश्रमिक कंपनी को लौटाना होगा और उसके द्वारा दिए गए अशुद्ध तथा भ्रामक कथनों एवं विवरणों से जो भी हानि कंपनी और अधिकारियों को हुई है उसकी पूर्ति उसे करनी होगी। और यदि ऐसी गलती किसी फर्म ने की है,
तो जो फर्म है और उसके साझेदार हैं उनके द्वारा ये पूर्ति की जाएगी। इसके लिए वे व्यक्तिगत एवं संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे और उन्हें जो सजा दी जाएगी स्टूडेंट, वो कपट संबंधित धारा 447 के अनुसार होगी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा निश्चित कंपनियों के लिए लागत मदों का अंकेक्षण स्पष्ट करना, धारा 148। सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ कॉस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन कंपनीज, सेक्शन 148। तो स्टूडेंट सीधी सी बात आपको ये याद रखना है कि लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है। स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा कौन सी है, तो वो है धारा 148 सेक्शन 148। अब सेक्शन 148 में क्या कहा गया है स्टूडेंट? केंद्र सरकार नियंत्रक संस्था के परामर्श के बाद निर्धारित वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न या निर्धारित सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों को लागत लेखे रखने का निर्देश दे सकती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार किसी नियंत्रक संस्था से परामर्श करने के बाद जो वस्तुएं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं या जो सेवाएं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाली और सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को, यानी कि जो वस्तुएं निर्धारित हैं या जो सेवाएं निर्धारित हैं, अगर कोई कंपनी उन वस्तुओं के उत्पादन में या सेवाओं को प्रदान करने में संलग्न है, तो केंद्र सरकार उन कंपनियों को लागत लेखे रखने का निर्देश दे सकती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। लागत अंकेक्षक की जो नियुक्ति है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, संचालक मंडल द्वारा की जानी चाहिए। यानी कि लागत अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है स्टूडेंट? संचालक मंडल के द्वारा की जाती है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किसी कंपनी में लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो कंपनी में लागत अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? संचालक मंडल करता है, तथा उसका पारिश्रमिक सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। लेकिन उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? मेंबर्स डिसाइड करते हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना है कि लागत अंकेक्षक जो होता है उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और उसका रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? मेंबर्स। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए स्टूडेंट कि एक कंपनी में लागत अंकेक्षक की जो नियुक्ति है वो संचालक मंडल के द्वारा की जाती है और उसका पारिश्रमिक जो है वो सदस्यों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। लागत अंकेक्षक को लागत अंकेक्षण मानकों का पालन करना होगा। यानी कि एक लागत अंकेक्षक को लागत अंकेक्षण मानक, यानी कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो कि ICWA के द्वारा जारी किए जाते हैं। इस धारा में लागत अंकेक्षक के योग्यताओं, अयोग्यताओं, अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों हेतु भी प्रावधान किया गया है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लागत अंकेक्षक की योग्यताओं, अयोग्यताओं, अधिकारों, कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किस धारा में किया गया है कंपनी अधिनियम की? तो सेक्शन 148। यानी कि उसकी जो भी एबिलिटीज़ हैं, यानी कि क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, उसके राइट्स, उसकी ड्यूटीज़, उसकी लाइबिलिटीज़ जो भी हैं एक लागत अंकेक्षक की होनी चाहिए, उन सब का उल्लेख किस में किया गया है? सेक्शन 148 में किया गया है। लागत अंकेक्षण द्वारा लागत अंकेक्षण प्रतिवेदन कंपनी के संचालक मंडल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब स्टूडेंट फिर एक क्वेश्चन बन गया कि भाई जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किससे देता है? तो वो अपनी रिपोर्ट देता है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को।
तो स्टूडेंट जैसे कि एक फाइनेंशियल ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, लेकिन एक कॉस्ट ऑडिटर जो होता है वो अपनी रिपोर्ट किसे देता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस रिपोर्ट को 30 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजती है। यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं स्टूडेंट, संचालक मंडल, इस रिपोर्ट को क्या करता है, 30 दिनों के भीतर केंद्र सरकार के पास भेजता है। और यदि केंद्र सरकार चाहे तो प्रतिवेदन को पढ़कर अन्य सूचनाओं की भी डिमांड कंपनी से वह कर सकती है। यदि इस धारा के अनुपालन में चूक होती है तो कंपनी एवं कंपनी का प्रत्येक दोषी अफसर धारा 147 की उपधारा 2 से 4 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत क्या होगा, दंडनीय होगा। यानी कि स्टूडेंट अपन को इसमें जो बातें याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं। पहली बात तो ये कि भाई जो लागत अंकेशक है उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसका रेम्युनरेशन कौन डिसाइड करता है, मेंबर्स। और जो कॉस्ट ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किससे देता है स्टूडेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस रिपोर्ट को 30 दिनों के अंदर किसके पास भेजते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और अपन को ये भी ध्यान रखना है स्टूडेंट कि एक कॉस्ट ऑडिटर की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, डिसक्वालिफिकेशंस हैं, उसके जो भी राइट्स हैं, उसकी जो भी ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, उन सभी का उल्लेख भी इसी धारा के अंतर्गत किया गया है। और लागत अंकेषण से संबंधित धारा आपसे पूछें स्टूडेंट तो आपको याद रखना है सेक्शन 148। अब हम बात करते हैं कंपनी की शाखाओं का अंकेषण, धारा 143(8). आपको स्टूडेंट ये याद रखना है। देखिए स्टूडेंट, हम सेक्शन 139 से लेकर सेक्शन 148 तक जो है स्टूडेंट पढ़ चुके हैं। अब हम सेक्शन 143(8) के बारे में पढ़ रहे हैं। जो सेक्शन 143 था स्टूडेंट वो किससे रिलेटेड था, अभी हमने देखा था अंकेशकों के अधिकार एवं कर्तव्य से। इसका जो सब सेक्शन है 8, वो जो है शाखा अंकेषण से संबंधित है स्टूडेंट। किससे संबंधित है, शाखा अंकेषण से। यानी कि ऑडिट ऑफ कंपनीज ब्रांचेस सेक्शन 143(8) का रिलेशन किससे है, कंपनी की शाखाओं के अंकेषण से है। तो यदि स्टूडेंट कंपनी की शाखाओं के अंकेषण की यदि बात की जाए तो सबसे पहली बात तो ये कि कंपनी की शाखाओं का अंकेषण कौन कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि कंपनी की शाखाओं का अंकेषण कौन कर सकता है, यानी कि अंकेषण किसके द्वारा किया जा सकता है कंपनी की ब्रांचेस का। तो बात की जाए कि यदि शाखा भारत में हो तो, यदि शाखा कहाँ पर है स्टूडेंट, इंडिया में ही है, तो कंपनी का अंकेशक कंपनी के अंकेशक द्वारा, यानी कंपनी का अंकेशक खुद कर सकता है, या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो इस कंपनी के अंकेशक के रूप में कार्य करने के योग्य हो। तो हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यदि ब्रांच इंडिया में ही है तो ब्रांच का ऑडिट या तो कंपनी ऑडिटर खुद कर सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा उस ब्रांच का ऑडिट कराया जा सकता है जो उस कंपनी का अंकेशक बनने के क्या हो, योग्य हो। यदि शाखा विदेश में हो यानी कि फॉरेन में है तो फिर ऑडिटिंग कौन करेगा, तो इस कंडीशन के अंदर कंपनी का अंकेशक खुद कर सकता है या फिर ऐसे व्यक्ति के द्वारा कंपनी का अंकेषण ऐसे व्यक्ति के द्वारा शाखा का अंकेषण कराया जा सकता है जो उस कंपनी का अंकेशक बनने के क्या हो, योग्य हो, या फिर ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस विदेश के कानून के अनुसार कंपनी के अंकेशक के रूप में कार्य करने के क्या हो, योग्य हो। तो यानी कि सपोज कीजिए अगर शाखा इंग्लैंड में है तो इंग्लैंड के कानून के अनुसार कंपनी का ऑडिटर
बनने के अगर वो योग्य है तो वो व्यक्ति भी वहां पर, यानी कि इंग्लैंड में अगर कंपनी की ब्रांच है तो उसका ऑडिट कर सकता है। तो यहाँ पर अपन को याद रखना है स्टूडेंट की शाखा का अंकेषण जो है किसके द्वारा किया जा सकता है। अगर किसी कंपनी की कोई शाखा हो तो उसका अंकेषण किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि यदि शाखा भारत में हो तो भाई कौन कर सकता है, कंपनी का अंकेशक खुद कर सकता है या ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है जो कंपनी का अंकेशक बनने के योग्य हो। और यदि शाखा विदेश में हो तो कंपनी का अंकेशक खुद कर सकता है या ऐसे व्यक्ति के द्वारा कराया जा सकता है जो कंपनी का अंकेशक बनने के योग्य हो या फिर उस देश के कानून के अनुसार कंपनी के अंकेशक के रूप में कार्य करने के क्या हो, योग्य हो। अब हम बात करते हैं कि भाई शाखा अंकेशक की जो नियुक्ति है स्टूडेंट, यानी कि ब्रांच ऑडिटर की नियुक्ति कौन करता है, किस प्रकार से होती है। यदि कंपनी की साधारण सभा कंपनी के अंकेशक के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को कंपनी की शाखा के अंकेषण के लिए नियुक्त करे तो शाखा अंकेशक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा वार्षिक साधारण सभा में की जाएगी अथवा साधारण सभा द्वारा संचालक मंडल को अधिकार देना चाहिए कि वह किसी व्यक्ति को कंपनी अंकेशक की सलाह से शाखा अंकेशक नियुक्त करे। तो स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा कि क्या बात कही जा रही है कि भाई शाखा अंकेशक कौन नियुक्त हो सकता है। भाई वैसे तो अभी अपन ने पढ़ा कि भाई ब्रांच की ऑडिट जो है वो कंपनी के ऑडिटर के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन भाई यदि कंपनी चाहती है कि ब्रांच का ऑडिट जो है वो कंपनी ऑडिटर से नहीं कराकर किसी और से कराया जाए तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर ब्रांच ऑडिटर का अपॉइंटमेंट जो है वो अंशधारियों के द्वारा वार्षिक साधारण सभा में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा, एनुअल जनरल मीटिंग में की जाएगी ब्रांच ऑडिटर की अपॉइंटमेंट। और यदि वार्षिक साधारण सभा ऐसा नहीं करती है, यानी कि वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करती है, तो फिर वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार देती है कि वह कंपनी ऑडिटर की सलाह से क्या करे, ब्रांच ऑडिटर को क्या करे, अपॉइंट कर दे। लेकिन इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अधिकार देना क्या है, जरूरी है कि भाई आप जो है कंपनी अंकेशक की सलाह से किसी अन्य व्यक्ति को क्या करो, ब्रांच की ऑडिटर के लिए, ऑडिटिंग के लिए क्या करो, अपॉइंट कर दो। अब हम बात करते हैं कि भाई ब्रांच ऑडिटर जो होता है उसके अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते हैं, यानी कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट शाखा अंकेषण के संबंध में वही अधिकार एवं कर्तव्य होंगे जो कंपनी अंकेषण के संबंध में कंपनी अंकेशक के होते हैं, यानी कि इसके पास वही राइट्स होंगे जो एक कंपनी ऑडिटर के पास होते हैं, इसकी वही ड्यूटीज होंगी जो एक कंपनी ऑडिटर की होती हैं। अंतर केवल इतना है कि शाखा अंकेशक अपनी रिपोर्ट कंपनी अंकेशक को भेजता है जो अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय इसका जैसे आवश्यक समझे प्रयोग करता है। बस इन दोनों ऑडिटर में स्टूडेंट अंतर इतना ही है कि जो कंपनी ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को, ठीक है ना, और जो ब्रांच ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट देता है कंपनी ऑडिटर को। किसको देता है, कंपनी ऑडिटर को देता है। स्टूडेंट ये ध्यान रखना। अच्छा, कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे देता है, जो कॉस्ट ऑडिटर होता है, लागत अंकेशक होता है, वह अपनी रिपोर्ट देता है संचालक मंडल को। ये बात अपन को याद रखनी है। लेकिन अगर एक ब्रांच ऑडिटर की बात आ जाए, शाखा अंकेशक की बात आ जाए, तो शाखा अंकेशक अपनी रिपोर्ट किसे देता है स्टूडेंट, कंपनी के अंकेशक को। और कंपनी का अंकेशक अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय इसका जैसे आवश्यक समझे प्रयोग कर सकता है। लेकिन राइट्स एंड ड्यूटीज जो हैं वो दोनों के ही क्या होते हैं स्टूडेंट, सेम होते हैं। पारिश्रमिक की बात करें कि भाई इसका पारिश्रमिक किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, यानी कि ब्रांच ऑडिटर का रेम्यूनरेशन कैसे डिसाइड होता है, तो शाखा अंकेशक को साधारण सभा अथवा संचालक मंडल
यदि साधारण सभा में संचालक मंडल को अधिकार दे दिया है द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि या तो इसका रेम्यूनरेशन एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हो जाता है, और यदि इसका रेम्यूनरेशन एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड नहीं होता है तो फिर जो साधारण सभा है वो कंपनी के संचालक मंडल को ये अधिकार देती है कि वो इसका रेम्यूनरेशन क्या करें, डिसाइड कर दें। जैसे अपन ने अपॉइंटमेंट की बात करी थी कि या तो अपॉइंटमेंट स्टूडेंट जो है एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स कर देंगे, और यदि वो नहीं करते हैं तो फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये अधिकार देते हैं कि वो कंपनी ऑडिटर की सलाह से क्या करे, ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट कर दे। उसी तरह सेम रेम्यूनरेशन की बात है, या तो रेम्यूनरेशन एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हो जाता है, वरना साधारण सभा द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह अधिकार दिया जाता है कि वो शाखा अंकेशक का पारिश्रमिक जो है निर्धारित कर दें। नियुक्ति की शर्तें, अंकेशक अपनी नियुक्ति उन शर्तों के अंतर्गत धारण करेगा जो साधारण सभा अथवा संचालक मंडल, यदि साधारण सभा में संचालक मंडल को अधिकार दे दिया है, यदि साधारण सभा ने संचालक मंडल को अधिकार दे दिया है द्वारा निर्धारित की जावे। भाई इसकी अपॉइंटमेंट्स की जो भी शर्तें होगी या तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड हो जाएंगी। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में इसकी अपॉइंटमेंट्स की जो शर्तें हैं, जो टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, अगर वो डिसाइड नहीं होती हैं तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग ये अधिकार किसको दे देता है, किसको दे देती है, संचालक मंडल को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कि भाई आप ही इसकी नियुक्ति की शर्तें क्या करो, डिसाइड कर दो। तो जो कंडीशन पारिश्रमिक में है स्टूडेंट, वही सेम की सेम नियुक्ति की शर्तों में भी है, तो अपन को याद रखना है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात, वैसे तो कंपनी की ब्रांचेस का ऑडिटिंग, कंपनी की ब्रांचेस की ऑडिटिंग कराना क्या होता है, कंपलसरी होता है, यानी कि शाखा अंकेषण क्या होता है, अनिवार्य होता है। लेकिन केंद्र सरकार किसी कंपनी की ऐसी शाखा के को अंकेषण के अनिवार्यता से मुक्त कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार किसी कंपनी की ऐसी शाखा को अंकेषण की अनिवार्यता से मुक्त कर सकती है जिसका औसत कारोबार निर्धारित राशि से अधिक नहीं है। यानी कि उस ब्रांच का ऑडिट कराना कंपलसरी नहीं है जिसका कारोबार जो है जिसका जो औसत कारोबार है वो निर्धारित राशि से क्या है स्टूडेंट, अधिक नहीं है, और जिसमें आंतरिक अंकेषण की एक संतोषप्रद प्रणाली है, यानी कि जिसमें इंटरनल ऑडिट की एक अच्छी व्यवस्था है, उसको क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है केंद्र सरकार की भाई उस ब्रांच का ऑडिट कराना क्या है, अनिवार्य नहीं है। ऐसा कंपनीज ब्रांच ऑडिट एग्जेम्पशंस रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग होता है स्टूडेंट। तो वैसे तो शाखा का अंकेषण क्या है, शाखा अंकेषण जो होता है अनिवार्य होता है, लेकिन अगर केंद्र सरकार चाहे तो अगर केंद्र सरकार चाहे तो कंपनी की ऐसी शाखा को अंकेषण की अनिवार्यता से मुक्त कर सकती है जिसका औसत कारोबार जो है निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, या फिर जिसमें आंतरिक अंकेषण की एक संतोषप्रद प्रणाली है। ठीक है स्टूडेंट, और अपन को ध्यान रखना है ऐसा किसके अकॉर्डिंग होता है, कंपनीज ब्रांच ऑडिट एग्जेम्पशन रूल्स 1961 के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं आगे स्टूडेंट, कंपनी अंकेशक की स्थिति क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए कंपनी अंकेशक की स्थिति है, अंकेशक कंपनी का अधिकारी होता है, अंकेशक कंपनी का प्रतिनिधि होता है, अंशधारियों का प्रतिनिधि होता है, उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा स्टूडेंट, उपयुक्त सभी। यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट कि एक अंकेशक जो है वो कंपनी का अधिकारी होता है, यानी कि कंपनी विधान की धारा 299, 300, 340, 342 और 439 और 463 धाराओं के लिए कंपनी का अधिकारी माना जाता है। यानी कि इन धाराओं के अकॉर्डिंग एक अंकेशक को कंपनी का क्या माना जाता है, अधिकारी माना जाता है। कंपनी का प्रतिनिधि यानी कि एज एन एजेंट ऑफ द कंपनी,
कंपनी विधान की धारा 217 के अनुसार, यानी कि स्टूडेंट कंपनी विधान की धारा 217 में ये कहा गया है कि अंश कंपनी के समस्त अंशधारियों एवं प्रतिनिधियों का ये कर्तव्य है कि कंपनी के मामलों की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक की क्या करें, सहायता करें, यानी कि उसे अपना सहयोग दें। और कंपनी के प्रतिनिधियों के अंदर अंकेशक भी क्या है, शामिल है। तो इस धारा में ऐसा कहा गया है, इसलिए एक अंकेशक को कंपनी का प्रतिनिधि भी माना जाता है। अंशधारियों का प्रतिनिधि, स्पैकमैन वर्सेस इवेंस के मुकदमे में लॉर्ड क्रेनवर्थ ने कहा कि जहां तक हिसाब किताब के अंकेषण की बात है, अंकेशक जो होता है वो अंशधारियों का प्रतिनिधि होता है और अंकेशक को हिसाब किताब के अंकेषण के लिए अंशधारियों को बाध्य करना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि इस मुकदमे में लॉर्ड क्रेनवर्थ ने कहा कि भाई हिसाब किताब के जांच के संबंध में जो है एक अंकेशक अंशधारियों का क्या होता है, प्रतिनिधि होता है। तो एक अंकेशक को अंशधारियों का प्रतिनिधि भी माना जाता है, कंपनी का प्रतिनिधि भी माना जाता है और कंपनी का अधिकारी भी माना जाता है। तो यह कंपनी अंकेशक की क्या होती है स्टूडेंट, स्थिति होती है, यानी कि स्टेटस ऑफ कंपनी ऑडिटर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपनी अंकेशक की स्थिति होती है, कंपनी का अंकेशक कंपनी का अधिकारी होता है, कंपनी का अंकेशक कंपनी का प्रतिनिधि होता है, कंपनी का अंकेशक अंशधारियों का प्रतिनिधि होता है, उपयुक्त सभी। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जॉइंट ऑडिटर की। जॉइंट ऑडिटर से मतलब क्या है स्टूडेंट, कि कभी कभी कंपनी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को क्या करती है, कंपनी के अंकेषण के लिए नियुक्त कर देती है। तो ऐसे अंकेशकों को क्या कहा जाता है स्टूडेंट, संयुक्त अंकेशक या जॉइंट ऑडिटर कहा जाता है। मेरी लाइन पे गौर करिएगा कि कभी कभी कंपनी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को कंपनी के अंकेषण के लिए क्या कर देती है, नियुक्त यानी कि अपॉइंट कर देती है। तो ऐसे अंकेशकों को क्या कहा जाता है, जॉइंट ऑडिटर कहा जाता है। अब जब भी जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किए जाते हैं स्टूडेंट, तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि इन अंकेशकों को अपने कार्य का विभाजन कर लेना चाहिए। यदि वह ऐसा करते हैं तो भविष्य में वह केवल उसी क्षेत्र तक बाध्य होंगे जिसका दायित्व उनके ऊपर था, यानी कि इन्हें पहले से ही अपने वर्क को डिवाइड कर लेना चाहिए कि भाई मैं इसकी जांच करूंगा, आप इसकी जांच करेंगे। तो इससे क्या होगा, भविष्य में उनका जो दायित्व है उनकी जांच तक ही क्या रहेगा, सीमित रहेगा। और यदि लेखों के किसी भाग की जांच इन सभी के द्वारा की जाती है तो फिर इनका संयुक्त दायित्व भी होता है और व्यक्तिगत दायित्व भी होता है। तो इस बात को भी अपन को ध्यान रखना है। और बात यदि अंकेषण प्रतिवेदन की जाए, ऑडिट रिपोर्ट की जाए, तो यदि ये सभी किसी एक प्रारूप पर सहमत हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अंकेषण रिपोर्ट के संबंध में यदि इन सबकी अलग अलग राय हो तो कंपनी की मेन ऑडिट रिपोर्ट के साथ इन्हें अपनी पूरक रिपोर्ट भी क्या करनी चाहिए, शामिल करनी चाहिए स्टूडेंट। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि जॉइंट ऑडिटर से क्या अभिप्राय है, कि कभी कभी अंकेशक, कभी कभी कंपनी दो या दो से अधिक व्यक्तियों को भी अंकेशक के रूप में नियुक्त कर देती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त अंकेशक। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है कंपनी अंकेशक के दायित्वों के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।